बहुत ही बेसिक पार्ट होता है ना, बेसिक। तो वहां से क्वेश्चंस को मैंने क्या शामिल किया हुआ है। और इस क्रम में ये पहला सवाल है जो आप सभी को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और आपको बताना है कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और फिर मैं इसमें और भी क्वेश्चंस हैं जिनकी चर्चा करूंगा आप सभी के साथ। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि अर्थशास्त्र में आगमन रीति से संबंधित अर्थशास्त्री कौन है। दो रीतियां हैं, या रीति का क्या बोलेंगे, इंग्लिश क्या होगा, या आप ऐसे कहो दो विचारधाराएं हैं जो प्रारंभिक से थी। एक है उसमें आगमन रीति और दूसरी कौन सी है, निगमन रीति। यूपी पीजीटी में देखें, यूपी पीजीटी 2021 में एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो उस क्वेश्चंस को देख करके मैंने ये डिसाइड किया कि इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस शामिल किए जाएं, कुछ क्वेश्चन बनाए जाएं। ठीक है, हाँ ठीक है ना। तो इसका कमेंट करके आपको बताना है कि राइट आंसर इसका क्या होगा। सब कुछ ठीक चल रहा है ना। ठीक है, एक कमेंट आया है स्वाति सिंह का, तो इसमें इन्होंने कहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलो देखते हैं आगे क्या होगा। आप लोग का कमेंट ऑल चैट, हाँ ठीक ठीक ओके। सब कुछ ठीक चल रहा है ना। तो दो विचारधाराएं हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ये जो क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में आगमन रीत से संबंधित अर्थशास्त्री कौन है। तो ये आपने एक तो लिस्ट के बारे में और नीज के बारे में, ठीक है ना, ये दोनों ही आगमन रीत से संबंधित अर्थशास्त्री हैं। ठीक है ना, आगमन रीत से। अभी देखो 3-4 सवाल इसके हम लोग करेंगे, उसके बाद आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आगमन और निगमन से जो भी सवाल अगर यूपी पीजीटी में कोई ऐसा बना तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक चीज और समझ लेना, अगर हम लोग बात कर रहे हैं आगमन रीत की, है ना, आगमन रीति किससे आप समझेंगे कि आगमन रीति है ना। यहाँ पे आप क्या देखते हैं, अंश से पूर्ण की ओर, ठीक है ना, अंश। वॉइस डबल सबको आ रही है क्या, ऐसा इशू है क्या कि आवाज मेरी दो जा रही है, डबल वॉइस जा रही है क्या? सभी लोग कमेंट करके बताना एक बार, ठीक है ना। तो आगमन रीत की बात करेंगे तो इसमें आप क्या देखते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है ना। वहीं निगमन रीति की बात करेंगे तो उसमें क्या देखते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। सो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। और कुछ सवाल करते हैं उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसमें आगे की कहानी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अर्थशास्त्र की निगमन रीत से संबंधित अर्थशास्त्री हैं। एक तो आगमन रीति की बात कर दिया, दूसरा निगमन रीति। और ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए शामिल किए क्योंकि इससे यूपी पीजीटी में सवाल पूछा हुआ था। सर डबल वॉइस है, देखो आज आप लोग इसमें थोड़ा सा मैनेज कर लो, और वॉइस डबल क्यों है इसको हम लोग कल सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ऐसे में क्लास को रोकना थोड़ा सा कम सही है, ठीक है ना। आज एडजस्ट कर लो। तो कौन से अर्थशास्त्र की निगमन रीत से संबंधित अर्थशास्त्री हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे, निगमन रीत से संबंधित अर्थशास्त्री। आपके सामने ऑप्शन जो है, एक है कीन्स, रिकार्डो, रोसर, इनमें से सभी। चलिए बताइए निगमन रीति से संबंधित अर्थशास्त्री कौन है। निगमन रीत से संबंधित अर्थशास्त्री आपको बताना है, इनमें से निगमन रीत से संबंधित अर्थशास्त्री कौन है, ठीक है ना। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, देखो ये ऐसे नाम हैं जो आपने पढ़े होंगे, लेकिन एक नाम जो बताने जा रहा हूं इसको अपनी नोट्स में आप नोट कर लेना, रॉबिन्स, ठीक है ना।
रॉबिन्स का नाम नोट कर लेना, रॉबिन्स भी क्या निगमन रीत से संबंधित अर्थशास्त्री थे। तो एक तो ये आप नाम याद रख लो कि नया क्वेश्चन इससे आपका बन सकता है, रॉबिन्स, ठीक है ना। और बताएं, सभी लोग बताएं, फटाफट बताएं। सो देखो, जब हम लोग निगमन रीति की बात करते हैं तो आप सभी इसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी रखते ही होंगे कि 19वीं शताब्दी में, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी के टाइम पे जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, बिल्कुल बिल्कुल अभी सही जवाब आया है, पूनम जी ने जवाब दिया। सो 19वीं शताब्दी में क्लासिकल अर्थशास्त्री, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने जो विचारधारा दिया था वो किससे संबंधित थी, निगमन से थी। और एक फैक्ट ये भी बता दे रहा हूं, देखो वैसे तो रॉबिन्स जो हैं नियो क्लासिकल में आएंगे, है ना, नियो क्लासिकल में, लेकिन इनको भी यही माना जाता है कि इन्होंने अपने सिद्धांतों में निगमन रीति का उपयोग किया, ठीक है ना। ज्यादा आवाज रिपीट हो रही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। 19वीं शताब्दी के टाइम पे जो क्लासिकल, कैसे हो सकता है, मैं देखता हूं कुछ अगर सेटिंग से हो पाया तो। यही माना जाता है कि उन्होंने ओके, अच्छा अब आगे बताइएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आवाज ही ना जा रही हो। एक तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे किया हुआ है, शायद अब सही हो जाए, है ना। सो इस सवाल का जो सही जवाब होगा, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिकॉर्डो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर क्या हो गया, रिकॉर्डो हो गया। आवाज अब जा रही है, निगमन रीति का उपयोग किया, ठीक है ना। ज्यादा आवाज रिपीट हो रही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। जो क्लासिकल, कैसे हो सकता है, मैं देखता हूं कुछ अगर सेटिंग से हो पाया तो। ओके, यही सब टेक्नोलॉजी के साथ, अच्छा, यही सब देखो कभी कभी समझ, ऐसा तो नहीं कि आवाज ही ना जा रही हो। एक तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे किया हुआ है, शायद अब सही हो जाए, है ना। अभी ठीक है ना, गुड गुड गुड। सवाल का जो सही, चलो मैं समझ गया कहां से प्रॉब्लम आ रही थी, तो अभी मामला क्लियर है ना, ठीक है। ओके ओके ओके, हाँ अब हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, निगमन रीत के बारे में एक चीज और नोट कर लेना कि ये सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। तो 19वीं शताब्दी में जाहिर सी बात है कि पहले की कहानी है ना, तो एक पॉइंट और लिख लेना कि ये क्या है, प्राचीन विधि है ना। आगमन विधि इसके बाद में आती है, ठीक है। यहां तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अर्थशास्त्र में आगमन रीति का संबंध किससे है, अर्थशास्त्र में आगमन रीति का संबंध किससे है, ये चीज आपको बताना है ना। और वैसे ये सवाल तो देखो प्रॉपर वे में इकोनॉमिक्स का नहीं है, बट पूछ सकते हैं नो डाउट, क्योंकि यहां पे एक चीज हम लोग और ऐड कर सकते हैं ना, जैसे कि व्यष्टि से समष्टि की ओर, व्यष्टि से समष्टि की ओर, व्यष्टि से समष्टि की ओर। चलो, तो थर्ड क्वेश्चन का हाँ भाई साहब, पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी लेक्चर कंप्लीट होने के बाद। तो अर्थशास्त्र में आगमन रीति संबंधित है किससे, ये आपको बताना है, ठीक है ना। एक पॉइंट मैंने और लिख दिया है, तो अपने तरीके से आप लोग बताते रहिए, मैं आपको बता दूं। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल। जब हम लोग निगमन विधि की बात करते हैं तो वो होता है जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखो विजय जी का जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है ना, ए और बी दोनों। यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, अंश से पूर्ण की ओर चलते हैं, ठीक है ना, अंश से पूर्ण की ओर चलते हैं। साथ ही साथ, नहीं नहीं, बी बी कैसे होगा,
एक तो देखो, एक तो जब हम लोग आगमन विधि की बात करेंगे ना, तो एक तो अंश से पूर्ण की ओर चलेंगे, दूसरा हम लोग चलेंगे विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है ना, विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्लियर है ना, ये चीजें क्लियर रखना। अच्छा, जो आपके यूपी पीजीटी में सवाल आया हुआ था उसमें एक था ना, उसमें आगमन विधि से संबंधित एक राइट आंसर जो था वो था जर्मनी का ऐतिहासिक स्कूल। जर्मनी का ऐतिहासिक स्कूल। ऑप्शन में क्या था, जर्मनी की ऐतिहासिक विचारधारा, ऐसे कुछ करके था। सो ये चीजें याद रखेंगे आप। ठीक है ना, ये चीजें आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। एक चीज और क्या लिख दिया इसमें, व्यष्टि से समष्टि की ओर। ये भी किससे संबंधित है, आगमन रीत से संबंधित है। ठीक है ना, इतनी चीजें हो गई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 3 हो गया ना, 3 में कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, अभी वॉइस वगैरह सब कुछ बढ़िया चल रही है ना, इसमें आपको बताना है कि जो निगमन रीति है वो किससे संबंधित होती है। आप में से ऐसे लोग जो यूजीसी नेट देते होंगे, जनरल पेपर में भी ये चीजें आप पढ़े होंगे, है ना। तो निगमन रीति किससे संबंधित हो जाएगी आपकी, निगमन रीति जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक, है ना, सामान्य से विशिष्ट की ओर। बिल्कुल बिल्कुल, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये वो टॉपिक था जिससे कुछ नए सवाल बन सकते थे, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते थे। अब हम लोग कुछ और आगे सवालों की बात करेंगे। यहां तक चीजें आपकी क्लियर है ना? अच्छा, एक चीज और समझना, ठीक है ना। ओके, अब यहां पे आ जाते हैं, एक और सवाल है, यह है नैतिक या मूल्य निर्णय किससे संबंधित है ना, नैतिक या मूल्यगत निर्णय किससे संबंधित हैं। चलो इसका बताइएगा। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है नैतिक या मूल्य निर्णय किससे संबंधित है। आप दो सिद्धांत, इकोनॉमिक्स में दो तरीके से चीजों को आप पढ़ते हैं। ठीक है ना, एक तो आप पढ़ते हैं क्या, आदर्श अर्थशास्त्र, दूसरा क्या पढ़ते हैं, दूसरा आप पढ़ते हैं क्या, वास्तविक अर्थशास्त्र, वास्तविक अर्थशास्त्र। देखो पूरी इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी, मैं ये मान के चलता हूं, है ना, मैं ये मान के चलता हूं कि पूरी इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी हुई है। एक कमेंट आया है, आगमन और निगमन में डिफरेंस बता दीजिए। ये कुछ बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी, ये दो विधियां थी किसी भी सिद्धांत को जानने या समझने की। ठीक है ना, तो जब हम लोग निगमन विधि की बात करते हैं तो निगमन विधि में हम लोग जनरल टू स्पेसिफिक देखते हैं, यानी कि सामान्य से विशेष निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, सामान्य से विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। वहीं जब हम लोग आगमन विधि का प्रयोग करते हैं, जो कि जर्मनी की ऐतिहासिक स्कूल या जर्मनी की प्रतिष्ठित विचारधारा से संबंधित था, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग अंश से पूर्ण की ओर, अंश से पूर्ण की ओर चलते हैं, व्यष्टि से समष्टि की ओर चलते हैं। ठीक है ना, व्यष्टि से समष्टि की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो यही विधियां हैं, बाकी कुछ नहीं। एक अगला कमेंट आया है, सर यह उत्तराखंड प्रवक्ता के लिए भी पूर्ण रूप से उपयोगी है। जी, ये अर्थशास्त्र ही है, आपको कहीं का भी पीजीटी देना हो आपको उतना ही उपयोगी रहेगा। ठीक है ना, तो ये चीजें हो गई। अब इससे ज्यादा आगमन और निगमन में समय लगाना ठीक नहीं है।
अगला आपका क्वेश्चन है, इसका जवाब करेंगे आप सभी लोग। नैतिक या मूल्यगत निर्णय जो होते हैं यह किससे संबंधित होते हैं? दो तरीके हैं, ठीक है ना। एक तो होता है आदर्श अर्थशास्त्र, एक होता है वास्तविक अर्थशास्त्र। आदर्श अर्थशास्त्र और वास्तविक अर्थशास्त्र। अब जो आदर्श अर्थशास्त्र है वो ये बताता है कि क्या होना चाहिए। ये क्या बताता है? क्या होना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान से सुन के याद रखेंगे। वास्तविक अर्थशास्त्र क्या बताता है? वास्तविक अर्थशास्त्र बताता है कि क्या है, क्या है। अब उम्मीद है कि अब आप इस सवाल का सही जवाब देने में सक्षम होंगे। क्या है ये वास्तविक अर्थशास्त्र बताएगा, क्या होना चाहिए ये आदर्श अर्थशास्त्र बताएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके आप आंसर दीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्या है और क्या होना चाहिए, ठीक है ना। फटाफट कमेंट करके आप बताएंगे, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी का कमेंट नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों है बताइए, क्या समस्या है? ठीक ठीक ठीक, एक कमेंट आया है सुमन तिवारी जी का, और इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मैंने यहीं पे आपको क्लियर कर दिया ना। क्या है ये वास्तविक स्थिति को बताएगा, यानी वास्तविक अर्थशास्त्र को बताएगा। और क्या होना चाहिए ये आदर्श अर्थशास्त्र बताएगा, आदर्शात्मक स्थिति को बताएगा। अब यहाँ पे है नैतिक या मूल्यगत निर्णय या मूल्य निर्णय। तो जहां पे देखो नैतिकता की बात आ जाए, है ना, मतलब अच्छी स्थिति है ना, ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये संबंधित हो जाएगा कि क्या होना चाहिए एक्चुअल में। इसका मतलब क्या? आदर्श अर्थशास्त्र। राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। क्लियर है ना, कोई डाउट कोई समस्या तो नहीं। राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है ना। यहां तक चीजें क्लियर हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो ये आप कहीं का भी टीजीटी पीजीटी देने वाले हो, क्वेश्चन आसान ही आते हैं, इसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप वो चीजें पढ़ लें जो सबसे अलग हो, ऐसा कुछ नहीं करना है ना। अगर यूपी पीजीटी में 125 क्वेश्चन आ रहे हैं, 125 सवाल आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको 125 में 125 करना है। करेंगे पूरा, लेकिन सफल होने के लिए कितना भी कट ऑफ जाएगी फिर भी आप 110 पे हो जाएंगे सेलेक्ट। तो आपका टारगेट ये रहे ना कि आसान सवाल गलत ना होने पाए, क्योंकि जो कठिन सवाल रहेंगे, नए रहेंगे, उसमें तो देखो बहुत लोग गलत करेंगे। लेकिन अगर आप आसान सवाल भी गलत करने लगेंगे तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। आसान गलतियां नहीं करनी है, बराबर ध्यान में रखना, ठीक है ना। चलो यहां तक चीजें हो गई, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। और इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है, इच्छाओं से मुक्ति पाना ही अर्थशास्त्र है। मुझे नहीं लग रहा है कि इसका कोई गलत जवाब देगा। सवाल क्या पूछ रहा है? हु सेड द प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग फ्रीडम फ्रॉम वांट्स इज रिगार्डेड एज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी कि किसने कहा था इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है, ठीक है ना। किसने कहा था इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है? जल्दी जल्दी जवाब देंगे इसका आप लोग, उसके बाद हम लोग इसके बारे में और बातें करेंगे, ठीक है। बिल्कुल, आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो जहां पे इकोनॉमिक्स का सवाल आए, आपके लिए ये क्लास यूजफुल है। तो आप लोग सही जवाब दे ही रहे हैं, जैसा कि मैं मान रहा था पहले से ही। एक गलत जवाब आया है, आप अपनी गलती सुधार लेना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेके मेहता, ठीक है ना। जेके मेहता हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में
इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे और इन्होंने एक नई विचारधारा ले आया इकोनॉमिक्स के जगत में। इन्होंने क्या किया कि इकोनॉमिक्स के साथ फिलॉसफी को ऐड किया, मतलब ये दार्शनिक टाइप के अर्थशास्त्री थे और इन्होंने कहा कि इच्छाओं से मुक्ति पाना ही अर्थशास्त्र है, ठीक है ना, इच्छाओं से मुक्ति पाना ही अर्थशास्त्र। इन्होंने कहा कि भाई इच्छाओं को ही सीमित रखो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। आज भी डिपार्टमेंट में इनके नाम पे एक पार्क बना हुआ है डिपार्टमेंट के जस्ट सामने। सो बिल्कुल सही है जेके मेहता। और देखो क्वेश्चन देख के ये नहीं कहना है आपको कि ये तो बहुत आसान सवाल है, हमने इसको पहले पढ़ा हुआ है। भाई आप जो पढ़े हैं वही परीक्षाओं में आएगा, है ना। कुछ सवाल आपको नए लेके आऊंगा कराऊंगा, कुछ पुराने सवाल, कुछ वो सवाल जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इससे आपकी तैयारी जो है बराबर बनी रहेगी। 6 हो गया, है ना। इसमें उम्मीद है कि सबको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 और ये कह रहा है विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए साधनों की दुर्लभता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है, यह कथन किसका है? जल्दी जल्दी बताएंगे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आपको आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए साधनों की दुर्लभता, यानी यहां पे बात किसकी आ गई? दुर्लभता की बात आ गई। जैसे ही ये नाम आए, जैसे ही ये वर्ड आए, आपको समझ जाना है कि राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल लेट लगाना ही नहीं है, जल्दी जल्दी कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है ना। 7 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। याद रखिएगा कि अगर इस तरीके का सवाल आए तो आप सही करके आए। ओके, बी सभी सहमत हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप देखेंगे इसी क्लास में आपको इकोनॉमिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वगैरह मैं करवा दूंगा। तो अच्छा एक चीज और, ये जो क्लास है ना, इसमें आपको सिर्फ एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे, इसमें लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जब ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी 75 लेक्चर्स की, तो आप देखेंगे कि पूरी इकोनॉमिक्स आपकी क्या रिवाइज हो गई, क्वेश्चन करने के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने के साथ। इसीलिए मैंने इसमें क्वेश्चन के साथ कुछ पॉइंट्स को भी ऐड किया हुआ है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसका भी आप जवाब बिल्कुल दे ही लेंगे। अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा किसकी देन है ना। द ग्रोथ सेंटर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय, आपके सामने 4 ऑप्शन है, पॉल ए सैमुअल्सन, जे एम किन्स, लॉर्ड रॉबिन्स और मार्शल। क्वेश्चन नंबर 8 है ना। अच्छा, ये मार्शल साहब इन्होंने किसकी बात किया था? मार्शल साहब ने बात किया था कल्याण की, है ना। इन्होंने किसकी बात किया था? मानव कल्याण की, ठीक है ना। डेफिनेशन अभी मैं कुछ डेफिनेशन इसमें इंपॉर्टेंट दे दूंगा आपको नोट्स में, वो आप थोड़ा सा याद कर लेना। किन्स साहब जो थे, इनका देखो अर्थशास्त्र की परिभाषाओं से कुछ खास संबंध नहीं था, तो इनको तो हम लोग ऐसे ही आउट कर देते हैं। हालांकि ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी जो भी थ्योरी है, चाहे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी आप देखें या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी इनका योगदान है, हर जगह इनसे सवाल आता है। तो ये तो देखो आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है ना। जैसे कि आपने पढ़ा होगा क्या ओलिगोपोली में कि विज्ञापन जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है, विज्ञापन महत्वपूर्ण है, वैसे ही किन्स साहब आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। इनसे दोस्ती बना के रखिएगा, इनके सिद्धांतों को पूरा पढ़ के रखिएगा। तो मार्शल ने किसकी बात किया था? कल्याण की। रॉबिन्स ने किसकी बात किया था? अभी हम लोगों ने जस्ट देखा किसकी? दुर्लभता की, है ना। अब बचते कौन है? अपने सैमुअल्सन साहब बच रहे हैं, यही राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। विकास केंद्रित परिभाषा जो देने का कार्य किया वो पॉल ए सैमुअल्सन ने किया, जिनको आधुनिक अर्थशास्त्री माना जाता है ना। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। कोई दिक्कत कोई समस्या होगी तो बता देना आप लोग। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया और ये कह रहा है धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, यह लक्ष्य का एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य क्या? मानव कल्याण है। ठीक है,
जब अर्थशास्त्र में परिभाषाओं का दौर शुरू हुआ, ठीक है ना, सबसे पहले कौन आते हैं? एडम स्मिथ, या आप कहें क्लासिकल अर्थशास्त्री आते हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अगुआ कौन थे, लीडर कौन थे? आपके एडम स्मिथ साहब थे, है ना। और एडम स्मिथ ने वहां पे किसकी बात किया? एडम स्मिथ ने सिर्फ और सिर्फ धन की बात किया, है ना। इनकी पुस्तक का भी नाम क्या? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको आप शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं। यानी कि इन्होंने अपने पूरे सिद्धांत में धन को काफी महत्व दिया। क्लासिकल क्लासिकल अप्रोच जो था, उन्होंने किसको इंपॉर्टेंस दिया था? धन को। लेकिन आगे चल करके कहानी थोड़ा सा गड़बड़ होती है। जब नियो क्लासिकल आते हैं, जिसके अगुआ नेता थे मार्शल महोदय, इन्होंने कहा कि धन ही एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लक्ष्य तो असल में होना चाहिए मानव कल्याण, है ना। यही मानव कल्याण को इन्होंने क्या किया? मेन टारगेट बताया। ओके, तो नियो क्लासिकल के अगुआ कौन? मार्शल। और उनकी जो इकोनॉमिक्स की परिभाषाएं आई, वो किससे संबंधित आई? मानव कल्याण से संबंधित आई। राइट आंसर आपके सामने मिल गया है ना। अच्छा, ये जेबी से जो है, जेबी से सीनियर एडम स्मिथ, ये दोनों आपको कहां पे मिल जाएंगे? क्लासिकल में ही मिल जाएंगे। रिकार्डो ने कोई प्रॉपर डिफिनेशन नहीं दिया, लेकिन ये भी क्लासिकल ग्रुप के माने जाते हैं। मार्शल जो हैं आपके क्या? नियो क्लासिकल ग्रुप के माने जाते हैं, है ना। तो इनको याद रखेंगे आप। मार्शल ने किसकी बात किया? मानव कल्याण की बात किया। बस मजा आ रहा होगा आपको ना चीजों को रिवाइज करके। चलो अगला सवाल, अभी आपसे चर्चा की गई थी। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई? और एक चीज ध्यान रखना, ये परिभाषाओं से सवाल आना ही आना है, तो क्लियर रखना। अभी वो भी आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है, कहां तक हो गया? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई? सबको पता है किसके द्वारा दी गई? रॉबिन्स के द्वारा दी गई। ठीक है ना, रॉबिन्स के द्वारा। आपने उम्मीद है पहले से पढ़ाई होगा, इसमें कुछ ऐसा बताना नहीं है आपको, ये चीजें अब याद हो गई होंगी। ठीक है ना, आपको ये चीजें याद हो गई। इन्होंने एक बात और बोली थी, इन्होंने बोला था कि अर्थशास्त्र जो है वो क्या है? चुनाव का विज्ञान है। आप चाहो तो इसको नोट कर लो, मैं लिख दे रहा हूं। रॉबिन्स साहब ने बोला अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, चुनाव का विज्ञान है। ठीक है ना, याद रखना इसको। ओके, तो इन्होंने जो बोला कि मेन जो आर्थिक समस्या है, मेन जो आर्थिक समस्या है वो है साधनों की दुर्लभता, और दुर्लभता संबंधी परिभाषा रॉबिन्स ने दिया। ठीक है, हाँ मेरा एफर्ट होगा कि क्वेश्चंस आपको दोनों लैंग्वेज में मिले, बाकी थोड़ा बहुत आप कंप्रोमाइज करना, थोड़ा मैं काम चलता रहेगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपको परेशान करे, कोई ऐसी नई बात तो है नहीं, है ना। चलो यहां तक चीजें हो गई। अब कौन बच रहे हैं? हाँ, अब देखो, आपने डिफिनेशन एक मोटा मोटा आइडिया पढ़ लिया है ना। जो परिभाषाओं का पहला दौर शुरू होता है, क्लासिकल अप्रोच, जिसके अगुआ नेता एडम स्मिथ माने जाते हैं। उन्होंने जो परिभाषाएं दिया वो धन संबंधी परिभाषाएं दिया। दूसरी जो विचारधारा आती है नियो क्लासिकल की, जिसके नेता मार्शल महोदय थे, उन्होंने कल्याण की बात करी, मानव कल्याण की बात करी। तीसरी परिभाषा जो थी वो दुर्लभता संबंधी परिभाषा थी, जिसमें मुख्य योगदान किसका था? रॉबिन्स का था। चौथी परिभाषा जो थी वो थी इच्छाओं से मुक्ति पाना, या इच्छाओं को सीमित करना, या आवश्यकता विहीनता की परिभाषा, उसके नेता कौन थे? जेके मेहता। पांचवी परिभाषा जो थी वो आधुनिक परिभाषा, जिसमें लीडर कौन थे? विकासात्मक अर्थशास्त्री, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, और उसके नेता कौन? पॉल ए सैमुअल्सन। ठीक है ना, तो ये चीजें आपने डिफिनेशन का पूरा समेट लिया होगा अपने माइंड मैप में। ओके, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स में यानी कि अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्यों? अच्छा, एक चीज और आपको समझना है, जो बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या होती हैं, है ना। कोई भी अर्थव्यवस्था है, उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या उत्पादन करें, कितना उत्पादन करें, है ना।
क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। ठीक है, इसको आप, उम्मीद है मैं थोड़ा सा बोल दे रहा हूं, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। देखो किसी भी अर्थव्यवस्था में तीन प्रमुख समस्याएं होती हैं। पहली समस्या होती है, आपको पहले से पता होगा, बोल दे रहा हूं, सुन लेना। पहली समस्या होती है क्या उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए मतलब कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है। ये किससे संबंधित हो जाएगी, ये संबंधित हो जाएगी वस्तुओं या सेवाओं के चयन संबंधी। ठीक है ना। दूसरी जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम है वो ये है कैसे उत्पादन करेंगे, आप जिस वस्तु और सेवा का उत्पादन करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे, ये किससे संबंधित हो जाएगी, ये हो जाएगी तकनीक के चयन से संबंधित। ठीक है ना। तीसरी जो प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, किसी भी इकोनॉमी की, वो क्या है, किसके लिए उत्पादन करना है, और ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये हो जाएगा आय और संपत्ति के वितरण से संबंधित। तो ये थ्री बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी है ना, कि आप वस्तुओं या सेवाओं को उत्पादन अगर करने वाले हैं या अर्थव्यवस्था में, है ना, वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन होगा तो उसमें तीन प्रॉब्लम क्या क्या आएंगी, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। क्लियर है इतनी बातें, कोई दिक्कत आएगी, कोई समस्या आएगी, कमेंट करके बताना। कोई फीडबैक होगा आपका, है ना, कि क्या सुधार करना है, क्या और बेहतर किया जाए जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहे, आपकी तैयारी में चार चांद लगाए। आपके सुझाव आमंत्रित हैं, कमेंट करके बता देना या मुझे पर्सनल मैसेज कर देना। चलो, सो क्वेश्चन में अर्थशास्त्र में चयन की समस्या कब उत्पन्न होती है, ये कब उत्पन्न होगी बताइए, जब संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। ठीक है ना, जब संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं तब क्या होती है, इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है। 11th का सी, हाँ आंसर तो आप लोगों ने दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ विजय जी ने कमेंट किया व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, बहुत बढ़िया। आप अगर डेली इकोनॉमिक्स के साथ बने रहेंगे तो यकीन मानिए आप बेहतर करेंगे। और ये जो प्रयास है इसमें क्या आपकी फीस क्या लगी, सिर्फ और सिर्फ इतनी फीस लगी है कि अगर आप कहीं मार्केट में जाएंगे पिज्जा खाने, है ना, आजकल सबको पसंद होता है, आप पिज्जा खाने जाएंगे आपका 500 रुपए खर्च हो जाएगा। यहां आपको 500 रुपए में भी 1 रुपए कम है, आपको पूरे एटलीस्ट 75 लाइव लेक्चर मिल रहे हैं, है ना। और सारी चीजें छोड़ दो, आप 500 रुपए दे करके अपने परीक्षा से पहले 3 महीने लगातार पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे, यानी कि आप कंटिन्यू रहेंगे, इससे बेहतर क्या चाहिए बताइए। और इतने भी मैंने कहा कि चलो भाई किसी ने अगर पीजीटी का कोर्स ले रखा हो, यूपी का, उत्तराखंड का, एमपी का, कहीं का भी, सबके लिए फ्री है ये बैच। तो ये सिर्फ इसलिए है कि आपका सिलेक्शन हो, आप बेहतर करें एग्जाम में, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए, है ना। फीस वगैरह तो इसमें इसलिए रख दी गई ताकि आप बिल्कुल इसको ऐसे हल्के में ना लो, है ना। चलो अगले सवाल पे आ जाते हैं, चर्चा को विराम दे करके। अगला सवाल है, साम्य एक स्थिति है जहां पर, इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन वेयर, क्या होगा, एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा, आपने कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी में पढ़ा होगा, है ना। एक उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करेगा, आपने प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी में पढ़ा होगा। एक फर्म अधिकतम उत्पादन को प्राप्त करेगी, आपने मार्केट में पढ़ा होगा। तो ये तीनों आप मिला दें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी साम्य अवस्था वो होती है जहां पे एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर सकता है, जहां पे एक उत्पादक अधिकतम लाभ को प्राप्त कर सकता है, एक फर्म अधिकतम उत्पादन को प्राप्त कर सकती है। यह भी एक आसान सा सवाल है ना। ओके, यहां तक हो गया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ये बताना है आपको, विच ऑफ देम इज नॉट अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, इनमें से कौन सा संतुलन का एक प्रकार नहीं है। प्रोबेबल, अनस्टेबल, स्टेबल, न्यूट्रल, संभावित, स्थिर, अस्थिर और तटस्थ। बताइएगा
क्या ऐसा है जो संतुलन का एक प्रकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आप जवाब करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 तक तो हो गया ना, 13 का आपको जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है ना? अच्छा अच्छा, इधर लेट में है, ठीक ठीक ठीक। तो देखो, अब जवाब तो आपके आ ही रहे हैं। राइट आंसर क्या? प्रोबेबल। बाकी जो तीन आप देख रहे हो, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ये तीनों जो हैं वो क्या संतुलन के प्रकार के तहत आते हैं। अभी डिटेल में ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आपके एग्जाम में अगर यहां से सवाल आए तो आप कर ले जाएं। अच्छा, मैं ये जो आपका पूरा का पूरा ये जो प्रोग्राम चलेगा, उसमें जैसे ओवरऑल पीजीटी का जो कोर्स है वो 8 यूनिट में बटा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स लिया है, इसमें आपको लगभग 15 लेक्चर मिलेंगे। देन मैक्रो इकोनॉमिक्स में 10, इंडियन इकोनॉमी में 15, ऐसे 10 15 करके आपका पूरा 75 से 80 लेक्चर जाएगा, जिसमें पूरी इकोनॉमिक्स आपकी क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, और कुछ की पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे। हर एक यूनिट के साथ ही आपके लिए किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाना आप और बताना, पीगू के अनुसार स्थिर साम्य का उदाहरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, 13 का आपने क्या बताया? ए, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 14 का आपको बताना है, पीगू के अनुसार स्थिर साम्य का उदाहरण क्या है? अभी ये चीज मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट करवा दूंगा, ताकि इससे कोई गलतियां ना हो आपसे, है ना? अच्छा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आपका पूरा रहेगा डिमांड पे। डिमांड पे तो आप चाहें तो अगले लेक्चर से पहले पूरा का पूरा आप अपना डिमांड रिवाइज करके रखना। तो 14 का बताइएगा, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रखा हुआ अंडा, है ना? अंडा कुछ ऐसे होता है ना, कुछ इसी तरीके का, प्रॉपर वे में मैं भी नहीं बना रहा हूं। एक सिरे से टिकाया गया अंडा एक सिरे से कुछ इस तरीके का होगा, है ना? और भारी पेंदी वाला जहाज, अब जहाज तो मुझे पता नहीं बनानी आएगी कि नहीं, कैसे ऐसे मान लीजिए यही जहाज है, छोटा मोटा मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना? और उपयुक्त सभी में क्या बनाना। तो 14 का आपको बताना है, स्थिर साम्य का उदाहरण क्या है? देखो, एक चीज आप समझना, रखा हुआ अंडा, एक सिरे का टिकाया गया अंडा, अगर आप इसमें गति में परिवर्तन कर दोगे थोड़ा सा भी, तो क्या यह पुनः उसी स्थिति में आ जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, अभी आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है ना? राइट आंसर क्या? सी, भारी पेंदी वाला जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, और यह सवाल आपको बताना है, सामान्य साम्य और आंशिक साम्य के प्रत्यय से संबंधित हैं क्रमशः। आपने वो पढ़ा होगा ना, सामान्य संतुलन और आंशिक संतुलन। क्या? सामान्य संतुलन और आंशिक संतुलन। आंशिक संतुलन, जनरल इक्विलिब्रियम और पार्शियल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 15, ये आपको बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। सामान्य साम्य और आंशिक साम्य से संबंधित कौन से अर्थशास्त्री हैं? दो लोगों का है ना, साथ में दिया हुआ है, रिकार्डो और वाल्डस होंगे, कि वाल्डस और मार्शल होंगे, कि केन्स और हैंसन होंगे, एरो होंगे या डेवरियो होंगे? ये कहां से आ गए साहब, है ना? तो ये थे आपके केनेथ जे एरो, जिन्होंने वो दिया था ना असंभाविता प्रमेय, इम्पॉसिबल थ्योरम वाला, है ना? क्या? असंभाविता प्रमेय। तो ये वो वाले एरो थे, केनेथ जे एरो। किन्स तो मैंने बताया कि इनको अपना दोस्त बना लो। और ये वही हैंसन है, हिक्स और हैंसन, जिन्होंने आईएसएलएम मॉडल दिया था मिलजुल करके। रिकार्डो तो जानते ही हैं आप, बहुत सारी थ्योरी आपको इनकी बहुत सारी थ्योरी आपको पढ़नी है, फैक्टर प्राइसिंग में इनके लगान सिद्धांत वगैरह पढ़ना है। इसके अलावा ट्रेड थ्योरी इनकी पढ़नी है, बहुत चीजें इनकी आप पढ़ेंगे।
वालरस साहब तो कॉमन है दोनों में, जिनकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सो राइट आंसर देखो बी हो जाएगा, ज्यादा कहानी नहीं बतानी है। सामान्य संतुलन से संबंधित अर्थशास्त्री जो थे वो कौन थे? वालरस, ठीक है ना, वालरस। वालरा भी कहीं कहीं मिल जाता है। और आंशिक संतुलन से संबंधित कौन थे? आपके मार्शल महोदय, एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया राइट आंसर, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो आज का जो क्लास था ना, इसमें मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चन लिए। उसके पीछे एक रीजन था कि आज के क्लास में मैंने इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन जो थी, यानी अर्थशास्त्र की जो परिभाषा थी, उसको शामिल किया था। और साथ ही साथ कुछ जो आगमन विधि, निगमन विधि, ये सब जो इस चैप्टर से सवाल बन सकते थे वो मैंने शामिल किया था। अब आपको कुछ लास्ट में फैक्चुअल चीजें, जब देखो अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता जाऊंगा और आप ध्यान से सुनते जाएंगे। तो जब अर्थशास्त्र में परिभाषाओं का दौर शुरू हुआ, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि धन संबंधी परिभाषाएं आई, जिनको क्लासिकल अप्रोच के तहत जाना जाता है, समझा जाता है। और क्लासिकल के नेता कौन? एडम स्मिथ। इन्होंने अर्थशास्त्र को बोला कि अर्थशास्त्र क्या? धन का विज्ञान है। इनकी पुस्तक का नाम क्या? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इसी में कौन आते हैं? जे एस मिल। जे एस मिल ने क्या बोला कि राजनैतिक अर्थशास्त्र का संबंध धन के स्वभाव, उनके उत्पादन और वितरण के नियमों से है। अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है। आप देख रहे होंगे एडम स्मिथ ने भी बोला क्या? इकोनॉमिक्स क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है, साइंस ऑफ वेल्थ है ना। मिल क्या बोलते हैं? राजनैतिक अर्थशास्त्र का संबंध धन के स्वभाव, उनके उत्पादन और वितरण के नियमों से है। यानी इन्होंने भी क्या? धन की ही बात किया। एक और डिफिनेशन में इन्होंने क्या बोला? अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है। से ने क्या बोला था? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है, ठीक है ना। ये थे जे बी से सीनियर। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। एक और अर्थशास्त्री थे वाकर। वाकर ने क्या बोला? अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने धन की बात किया। आगे फिर क्या? अगली परिभाषा आती है भौतिक कल्याण संबंधी, यानी कि नियो क्लासिकल अप्रोच, जिसके नेता कौन? मार्शल। इन्होंने बोला कि राजनैतिक अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र मानव जाति के साधारण व्यापार का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका निकट संबंध कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति और उनके उपभोग से थे। यानी मार्शल का पूरा अप्रोच जो है वो किससे संबंधित हो गया? मार्शल का अप्रोच संबंधित था भौतिक कल्याण से, मानव कल्याण से। यानी इन्होंने क्या? कल्याण की बात किया, ठीक है ना। इन्होंने किसकी बात किया? कल्याण की बात किया। मार्शल की पुस्तक का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर एक कैनन की डिफिनेशन आती है, पीगू की डिफिनेशन आती है। इन्होंने क्या बोला? अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। फिर इन्होंने आर्थिक कल्याण को भी क्या डिफाइन किया कि कैसे आर्थिक कल्याण का अध्ययन है, ठीक है। सर कल की क्लास नहीं, कल क्लास नहीं हो पाई थी, है ना, तो ये पहली ही क्लास है। उसके बाद फिर सैमुअल्सन आ जाते हैं, जिसको मैंने बताया कि विकासात्मक अर्थशास्त्री। इन्होंने बोला अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है, अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि मुद्रा के प्रयोग द्वारा या मुद्रा के बिना ही किस प्रकार से मनुष्य और समाज एक निश्चित अवधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ उत्पादन साधनों के प्रयोग को चुनते हैं और किस प्रकार उन्हें समाज के विभिन्न लोगों तथा समूहों के बीच वर्तमान और निकट भविष्य में उपभोग के लिए वितरित करते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी डिफिनेशन दिया था किसने? सैमुअल्सन ने, ठीक है ना। इतनी चीजें हो गई। जेके मेहता की डिफिनेशन क्या? अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार की इच्छा रहित अवस्था, यानी इन्होंने बात किसकी कर दिया? इच्छाओं की मुक्ति की, इच्छा विहीनता की, आवश्यकता विहीनता की। बोल्डिंग क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र आर्थिक परिणामों का वैज्ञानिक अध्ययन है। हिक्स को भी विकासात्मक अर्थशास्त्री माना जाता है। इन्होंने क्या बोला कि मानव व्यवहार का वह विशिष्ट पहलू जिसका अर्थशास्त्र अध्ययन करता है वो है व्यवसाय से संबंधित मानव व्यवहार। लास्ट में क्या बोले कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो व्यवसायिक कार्यकलापों का
अध्ययन करता है। ये हिग्स की डिफिनेशन हो गई। ये परिभाषाएं आप एक बार एग्जाम से पहले देख लेना। फिर अभी मैंने आपको बोला ना कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये आपको थोड़ा सा देखना है। तो संस्थिति होती क्या है, इक्विलिब्रियम होता क्या है, थोड़ा सा वो समझिएगा कि ये संतुलन की एक ऐसी अवस्था होती है, ठीक है, एक संतुलन की अवस्था होगी, या आप कह सकते हो कि ये कौन सी अवस्था होगी, विश्राम की अवस्था होगी। संतुलन की जो अवधारणा है उसमें जो संस्थिति है, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम को आप क्या बोलोगे कि ये विश्राम की अवस्था है, ठीक है ना। अच्छा, जब आप इकोनॉमिक्स में बात करोगे तो इकोनॉमिक्स में संस्थिति का मतलब ये नहीं है कि गति नहीं हो, यहां पे गति होगी, ठीक है ना। संस्थिति की स्थिति में गति नहीं होनी चाहिए, बल्कि गति की दर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब ये चीजें आपकी क्लियर देखो यहां से होती हैं। तीन स्थितियां आप देख रहे हो, ये है तटस्थ, ये है अस्थिर, और ये है क्या, स्थिर। यही तीन संतुलन के प्रकार हैं। यहां से देखो, स्थिर संस्थिति आप किसे बोलोगे, एक इकाई या अर्थव्यवस्था उस समय स्थिर संस्थिति में होगी जबकि किसी कारण से संस्थिति की स्थिति भंग होने पे या असंतुलन होने पे ऐसी शक्तियां स्वतः क्रियाशील हो जाएं जिससे संस्थिति की प्रारंभिक स्थिति की प्राप्ति हो जाए या उसे प्राप्त हो जाने की प्रवृत्ति हो। यानी एक ऐसी स्थिति, आपने हैरेट डोमर में नाइफ एज प्रॉब्लम सुनी होगी, चाकूधार समस्या। उन्होंने क्या बोला था कि अगर एक बार अर्थव्यवस्था अपने इस स्थिर स्थिति से विचलित हो गई तो दोबारा आना इतना आसान काम नहीं रहेगा। यहां पे आप क्या देख रहे हो, यहां पे अगर स्थिर स्थिति है और किसी कारण से असंतुलन होता है, ये स्थिति भंग होती है, तो ऐसी शक्तियां हो हमारे इकोनॉमी में कि ये प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाए, यानी इसमें प्रारंभिक स्थिति को पुनः प्राप्त करने की प्रवृत्ति हो, इसे आप क्या बोलेंगे, स्थिर संस्थिति बोलेंगे। आप लोग का एक बार कमेंट भी देख लेता हूं। सर क्लास की टाइमिंग यही रखिएगा, ठीक है, क्लास की टाइमिंग आपकी यही है बिल्कुल, 9 PM से 10 PM। मैंने फाइनल कर दिया, क्लास की टाइमिंग 9 PM से 10 PM यही रहेगी, ठीक है ना। सर यह वीडियो ऐप पर रहेगी या हटा दी जाएगी, बिल्कुल ये ऐप पे रहेगी। सर कल भी क्लास की टाइमिंग यही रहेगी, हाँ क्लास का टाइमिंग मैंने फाइनल कर दिया, चलो 9 to 10 PM, क्योंकि कुछ लोग और बोल रहे थे कि उनको काम होता है तमाम, है ना, तो ठीक है यही कर देते हैं 9 to 10 PM। तो स्थिर संस्थिति आपने समझ लिया। एक क्या अस्थिर संस्थिति, यहां पे क्या कि अगर कोई गड़बड़ी हो गई, है ना, अगर कोई गड़बड़ी हो गई और असंतुलन पैदा हो गया तो संस्थिति की मूल स्थिति पुनः प्राप्त नहीं हो पाएगी, पहले वाली स्थिति नहीं आएगी। जैसे एक बॉल है ना, अब उसमें अगर गति हो गई तो फिर वो उसी जगह आ जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है ना, ये अस्थिर संस्थिति हो जाएगी। तटस्थ क्या, तटस्थ ये कि अगर एक बार संस्थिति की स्थिति भंग हो गई तो पुरानी स्थिति न प्राप्त हो बल्कि उसी स्तर पर यानी मूल संस्थिति की स्थिति पे नई स्थिति प्राप्त हो जाए जिसमें कोई अंतर ना हो, तो ये आपका तटस्थ हो जाएगा। उम्मीद है ये चीजें आपकी पहले से क्लियर होंगी। ये आपने देख लिया यहाँ पे तीन स्थितियां, जैसे कि समुद्र की सतह पे पड़ा हुआ भारी पेंदे वाला जहाज, ये स्थिर संस्थिति में कहा जाएगा, ठीक है। एक अंडा अगर एक तरफ पड़ा हुआ है तो तटस्थ स्थिति में होगा, और एक अंडा अगर अपने सिरे पे खड़ा है तो ये अस्थिर संस्थिति में होगा। ओके, तो ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद है कि आपने यहां से जरूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, कुछ चीजों को रिवाइज किया होगा, और आपके एग्जाम के लिए आप यहां से कुछ नया लेके जाएंगे और परीक्षा में बेहतर करेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ आज का लेक्चर आपका होता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे रात को 9 बजे इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन में। इससे ज्यादा तो आपको सब पता ही है। सो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।